यही आपका चैप्टर है। इस चैप्टर का मतलब बेसिकली कहे तो इस चैप्टर के बारे में अगर समझ गए, चैप्टर के नाम अगर आपके दिमाग में आ गया तो फिर इस चैप्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो आपको एक सब नागरिक बनाने के लिए लिखी गई है, ना कि आपको नौकर बनने के लिए बहुत कम चीजें पढ़नी पड़ती है। ठीक है, यानी कि नौकरी करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या जानना है, मुगल। ये सबकी दिली इच्छा होती है कि हम मुगल को जाने, मुगल को समझे। अब एक बात यहाँ पे और जानिए, ठीक है, ये सब इनके नाम नहीं थे, ये सब इनके नाम नहीं थे, ये सब के सब उपाधि थे जो इन लोगों के द्वारा धारण किया गया था। अब आप कहेंगे बक सर बौरा गए हैं राजू सर, अरे हम तो बचपने से सुनते आ रहे हैं बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ना बबुआ, आप गलत सुनते आ रहे हैं। इन सब के नाम अलग अलग थे, ये सब इनकी उपाधियां थी। ये जो आजकल लोग प्यार के नाम पे जो बहसीपन करते हैं, राक्षसपनी करते हैं ना, तो वो सब प्यार नहीं होता है कि आज प्यार हुआ, कल उसे घुमाने ले गए, परसों। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है राजू राज और आप सभी प्यारे बच्चों का आज की क्लास में बहुत 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 स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 6 हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 हम लोगों ने कर लिया था। एक मिनट, नो नो नो, एक मिनट। चैप्टर नंबर 7 हम लोगों ने कर लिया था ना। ओके, हमें तो उतनी समझ नहीं है इसमें, बहरहाल एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी और ये कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 को आप लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक है। एक साम्राज्य की राजधानी, विजयनगर। ये उम्मीद करते हैं सारे बच्चों के बेहतर तरीके से क्लियर होंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने कर लिया, तो नेक्स्ट चैप्टर अपना क्या है, चैप्टर नंबर सीधे 8 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 8, किसान, जमींदार, तथा राज्य, ठीक है। यही आपका चैप्टर है। इस चैप्टर का मतलब बेसिकली कहे तो इस चैप्टर के बारे में अगर समझ गए, चैप्टर के नाम अगर आपके दिमाग में आ गया तो फिर इस चैप्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि पीपीटी की बातें नहीं ले, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं यहीं पे लिख दूं, ठीक है। वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में भी आएगा। ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में बहुत, उसमें क्या होता है ना, पीपीटी पढ़ने के चक्कर में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें अनरिलेवेंट रहती है। आपको लगता है कि अच्छा ये वाला चीज़ तो मुझे आता ही नहीं, ओहो हो ये वाला भूल गए, ओहो ये दिमाग में नहीं, वो अनरिलेवेंट चीज़ें बहुत। देखिए किताबें क्या होती हैं, किताबें एक समग्र रूप होती है, ठीक है। एक समग्रता से स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें लिखी होती है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत, देखिए किताब आपको एक अच्छे इंसान बनाने के लिए किताब बनाई गई है, एक सभ्य नागरिक बनाने के लिए किताब बनाई गई है। नौकर बनने के लिए तो बहुत कम चीज़ें होती है, ठीक है। एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए किताबें लिखी जाती है। एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो आपको एक सभ्य नागरिक बनाने के लिए लिखी गई है, ना कि आपको नौकर बनने के लिए बहुत कम चीज़ें पढ़नी पड़ती है, ठीक है। यानी कि नौकरी करने के लिए, परीक्षा पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती है आपको। हाँ, सिलेबस पूरे पढ़ने हो तो आपको कहा जाता है कि आपसे सारी चीज़ें पूछी जाएगी। कभी-कभी होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी पूछ दी जाती है जो नहीं पूछी जानी चाहिए। हाँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ों को जोड़ता हूँ, समझाता हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम तो पास ही करें, एग्ज़ाम में तो अपना कीर्तिमान स्थापित कर ही लें। कल को आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करें, पीसीएस एग्जाम की तैयारी करें, आईएएस की तैयारी करें, यूपीएससी की तैयारी करें, बीपीएससी की तैयारी करें, यूपीपीसीएस की करें, आरपीएससी की करें, एमपीपीसीएस की करें, तो उसमें आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आप क्या याद करेंगे कि राजू सर इस तरीके से मेरा बेस मजबूत कर दिया इतिहास की कि आज हमें किसी तरह की कोई दिक्कत होती नहीं है। 2 4 5 किताबें होंगी जो अच्छे स्टैंडर्ड्स बुक होंगे, वो आप पढ़ेंगे तो आप हमसे जोड़ पाएंगे कि सर जो उस समय पढ़ाते थे उसी की तो ऊपर वाली बातें ये है, ठीक है। बहरहाल
आइए हम लोग समझते हैं कि किसान, जमींदार तथा राज्य। अब देखिए किसान, ठीक है, जमींदार और राज्य, इन तीनों के संबंध हमें स्थापित कर लेने होंगे तो ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। किसान कौन होंगे? जो खेती करेंगे। अब देखिए जमींदार कौन होंगे? जो बहुत सारे खेतों को अपने अंदर लेकर रखते हैं और किसानों से खेती करवाते हैं, वो जमींदार, ये खेती करवाते हैं। बड़े भूभाग के मालिक होते हैं। एक बड़ा भूभाग होता है, इसके ये मालिक होते हैं। ये जो राज्य है, यहाँ पे राज्य मुगल राज्य से लेंगे, ठीक है। राज्य का संदर्भ बदलता जाएगा, मुगल समाप्त होगा तो यहाँ पे अंग्रेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये खेती कौन करेंगे? किसान करेंगे। ये इनके पास क्या होगा? बहुत सारी भूमि का, और सभी भूमि का मालिक यही राज्य होता है। अब सभी भूमि के मालिक कौन है? ये राज्य है। अब ये क्या करेगा? ये इसको जमीन देगा, ये इसको जमीन देगा, ये इसको दे दिया। ऐसे ऐसे बहुत हजारों जमींदार होंगे, किसी को 50 एकड़ दिया, किसी को 100 एकड़, किसी को 70 एकड़, कहा तुमको साल में 6,000 देने हैं, तुमको साल में 5,000 देने हैं, तुमको साल में 20,000 देने हैं, तुमको साल में 25,000 देने हैं। किससे? जमींदार से ये बोलेगा। जमींदार बोलेगा किसानों को तुम आधा एकड़ लो, तुम 1 एकड़ लो, तुम 2 एकड़ लो, और तुम खेती करो, और तुम मुझे साल में 500 दोगे, 1000 दोगे। इस तरीके से पूरा पैसा ये इकट्ठा करेगा और ये अपना रख करके इसको पहुंचा देगा। तो अब कर देने की, देखिए जमीन देने की बात ऐसे, और कर देने की बात आएगी तो, कर देने की बात आएगी तो ऐसे, ये इसको, ये इसको क्या देगा? कर देगा। कर देगा यानी रुपया देगा, ठीक है। ये क्या देगा? कर देगा, यानी कि जिसको टैक्स बोलते हैं, ठीक है। ये इसको कर देगा। देखिए जमीन कैसे, जमीन राज्य दे रहा है जमींदार को, जमींदार दे रहा है किसान को, ठीक है। अब किसान टैक्स दे रहा है जमींदार को, जमींदार टैक्स दे रहा है मुगलों को। ये बातें क्लियर है? इतनी बातें तो आपको पता होनी चाहिए। विशेष संदर्भ आपके मुगलों के बारे में किसानों के लिए ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी पूछी जाएगी जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। सबसे पहले तो हमें क्या जानना है? मुगल। ये सबकी दिली इच्छा होती है कि हम मुगल को जाने, मुगल को समझें, ठीक है। मुगल को जाने और मुगल को समझें। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले कोशिश करेंगे कि मुगल के जितने सारे महत्वपूर्ण शासक हुए, जिन शासकों ने कोई बड़े बड़े काम करवाए, जिन शासकों के समय स्थिति अच्छी रही। और हाँ, एक बात और देखिए, मुगल के बारे में एक बात कही जाती है कि मुगल विदेशी थे, ठीक है। देखिए इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास के संदर्भ में सारी चीज़ें जाननी बहुत जरूरी होती है। बहुत ज़्यादा बड़ी कहानियां तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन छोटी सा एक संदर्भ में बता देता हूँ कि मुगल को विदेशी कहना बेवकूफ़ी, बेवकूफ़ लोगों की कहा, मूर्ख लोग ऐसे बोलते, ठीक है। मूर्ख लोग ऐसे कहते हैं कि वो विदेशी थे। हाँ, उनके पूर्वज जरूर विदेशी थे, ठीक है। यानी कि बाबर के पहले भी उनके जो पूर्वज थे, तैमूर, ठीक है, तैमूरी, वो सब भारत पे आक्रमण करके भारत पे शासन कर चुके थे, लेकिन उन्हें किसी कारणवश लोगों ने भगाया, ठीक है। दूसरे शासक, अरब शासक ने भारत पे आक्रमण किया और उसे भारत से खेदेर दिया गया। जब बाबर यहाँ आए तो वो बोले मैं यहाँ का ही शासक हूँ, ठीक है। और अपने पिता के ना, अपने पिता के वंशज, दो पिता के तरफ से जो उनका वंश था, उसमें वो तैमूरी वंश की स्थापना भारत में करते हैं, ना कि मुगल वंश की स्थापना। तो कभी आप देखिएगा कि वो बाबर किस वंश की स्थापना किए थे, तो वो तैमूरी वंश की स्थापना किए थे, ना कि मुगल वंश की स्थापना किए थे। हाँ, मुगल वंश के संस्थापक उन्हें क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी माँ मंगोलिया से थी और अंग्रेजों ने उसे मंगोल ना कह करके मुगल कहना शुरू कर दिया, और इस प्रकार वो मुगल वंश के संस्थापक हो गए, ठीक है। तो अंग्रेज, आप बताइए, बाबर, बाबर का जन्म भारत, भारत बाबर में, बाबर का जन्म भारत में नहीं हुआ, ठीक है। बाबर का जन्म भारत में नहीं हुआ, वो अफगान शासक थे, वहां से वो आए, वहां से आ करके भारत में ये क्या किए? ये तैमूरी वंश की स्थापना करते। उसके बाद का देखिए, उसके बाद का काल देखिए, बाबर की मृत्यु कहाँ होती है? भारत में। उनके बेटे
हुमायूं, हुमायूं की मृत्यु कहाँ होती है? भारत में। उनके बेटे अकबर, अकबर की मृत्यु कहाँ होती है? भारत में। जन्म भी भारत में, मृत्यु भी भारत में। उसके बाद देखिए जहांगीर का जन्म भारत में, मृत्यु भारत में। औरंगजेब का जन्म भारत में, मृत्यु भारत में। शाहजहां का जन्म भारत में, मृत्यु भारत में। इस तरीके से देखेंगे कि मुगल के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर तक, उसके बीच जितने शासक हुए सब भारत में जन्मे, भारत में मरे। ऐसा कुछ नहीं किए कि भारत से उठा करके कोई चीज विदेश ले गए, विदेशों में जो किए भारत में, गलत किए सही किए सब भारत में किए। ठीक है, इसीलिए उसे विदेशी कहना एक संदर्भ में बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, वो विदेशी नहीं थे। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हैं कि उनके बहुत सारे शासक, एक दो शासक को छोड़ दे, यानी कि बाबर को छोड़ दे, हुमायूं को छोड़ दे, तो सारे शासक यहीं जन्म लिए यहीं मरे। तो कैसे उसको विदेशी कह सकते हैं? किसी भी संदर्भ में विदेशी कहना अपने आप में मूर्खता भरी बातें होंगी अगर आप इतिहास जानते हैं तो। ठीक है, नहीं तो ऐसे तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं। आप इतिहास के छात्र हैं तो ऐतिहासिक संदर्भ में बहुत सारी गलत चीजें परोस दी जाती है, तो उन गलत चीजों को आप पहचानिए, जानिए, समझिए। ठीक है, इसीलिए मैंने इन चीजों को चर्चा की है। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग बात करेंगे मुगल के तमाम बड़े शासकों की। ठीक है, मुगल वंश। इसके संस्थापक, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक में बड़ा नाम है, ठीक है, बाबर का। ठीक है, बाबर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1526 में। कैसे हुई, हम बाबर को जब डिफाइन करेंगे तो हम वहां पे चीजें बताएंगे। बाबर, ठीक है। इसके बाद इनके सुपुत्र आते हैं हुमायूं। हुमायूं या हुमायूं, ठीक है, हुमायूं या हुमायूं भी लिखा रहता है, इसको लेकर के थोड़ा सा ये मत कीजिएगा। ठीक है, कितने बच्चे तो हमें स्पेलिंग भी बताने लगते हैं, तो उनका हम क्या ही करें, हुमायूं ही लिख देते हैं, ये बहुत जगह लिखा मिलता है। इसके बाद इनके जो पुत्र आए वो हुए अकबर, और इनके जो सुपुत्र हुए वो हुए जहांगीर, और इनके जो सुपुत्र हुए वो हुए औरंगजेब, सॉरी शाहजहां। अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये जहांगीर, ये शाहजहां, जहांगीर के पुत्र का नाम था शाहजहां, और इनके पुत्र का नाम था औरंगजेब। अब एक बात यहां पे और जानिए, ठीक है, ये सब इनके नाम नहीं थे, ये सब इनके नाम नहीं थे, ये सब के सब उपाधि थे जो इन लोगों के द्वारा धारण किया गया था। अब आप कहेंगे बक सर बौरा गए हैं राजू सर, अरे हम तो बचपने से सुनते आ रहे हैं बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ना बबुआ, आप गलत सुनते आ रहे हैं, इन सब के नाम अलग अलग थे, ये सब इनकी उपाधियां थी। तो आप कहेंगे हाँ नाम अलग अलग थे, कुछ बोल देते हैं, बताइए ना क्या नाम था, सबका नाम बताइए, तो इतना का नाम बताइएगा। तो हम कहेंगे हाँ बबुआ बताएंगे इतना का नाम। इनका नाम क्या था? तो इनका ओरिजिनल नाम था, इनका जो नाम था वो आपका था जहरुद्दीन। इनका क्या नाम था? जहरुद्दीन। और इन्होंने किसकी उपाधि धारण की? बाबर की उपाधि धारण की। तो आप कहेंगे हुमायूं का क्या नाम था? तो इसका नाम था नसरुद्दीन, नसरुद्दीन। ठीक है, तो आप कहेंगे अकबर का क्या नाम था? तो जलालुद्दीन। अब आपके दिमाग में आएगा अच्छा कुछ तो नहीं सुने थे लेकिन जलालुद्दीन जरूर सुने थे। ठीक है, तो ओरिजिनल नाम था जलालुद्दीन, अकबर क्या था इनका? अकबर इनकी उपाधि थी। ठीक है, जहांगीर का नाम था सलीम। आप गाना सुने, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली। तो अनारकली बेसिकली इनकी प्रेमिका थी, किनकी प्रेमिका थी? जहांगीर की प्रेमिका अनारकली थी। और अनारकली से जब ये प्यार करते, देखिए प्यार वार बहुत गंदा चीज होता है। ठीक है, अब देखिए प्यार की परिभाषा बहुत लंबी होती है, प्यार और प्रेम में बहुत, प्रेम क्या होता है? प्रेम अनंत होता है,
ठीक है, प्रेम अनंत होता है, प्रेम में सब कुछ होता है। लेकिन ये जो आजकल लोग प्यार के नाम पे जो वहसीपन करते हैं, राक्षसपनी करते हैं ना, तो वो सब प्यार नहीं होता है। कि आज प्यार हुआ, कल उसे घुमाने ले गए, परसों उसके माँ बाप के सामने उसे उठा करके ले गए, तरसों किसी को घर से भगा करके ले गए, ये सब प्यार हो ही नहीं सकता। ठीक है, प्रेम की बहुत बड़ी परिभाषा होती है। ठीक है, प्रेम त्याग होता है, प्रेम तपस्या होता है। ठीक है, त्याग होता है, तपस्या होता है, समर्पण होता है, स्वार्थ होता है, सम्मान होता है। लेकिन आजकल लोग प्यार को तो सिर्फ एक लड़का एक लड़की मिले, हाँ हाँ अब हम तुम्हारे साथ, अरे बकलोला, वो नहीं होता। प्यार तो इन लोगों ने किया था, सलीम और अनारकली ने। और अनारकली को देखिए, अकबर को इतना गुस्सा आया था कि मेरे बेटा के साथ ये अनारकली, उसको जिंदा चुनवा दिया दीवारों में। जिंदा थी अनारकली, आराम से खड़ा कर दिया और चारों तरफ से दीवारों से घिर करके उसको पैक कर दिया गया। और अनारकली को जिंदा चुनवा दिया दीवारों में, कौन? अकबर ने। इतने गुस्से गुस्से में आ गए थे अकबर। ठीक है, इसलिए प्यार व्यार मत कीजिएगा, किन्हीं का भाई वाई पगला वाला निकला बस टपका देगा। ठीक है, तो ये सब काम मत कीजिएगा। हाँ, प्यार कीजिए, प्यार में जिस्म का कोई जगह नहीं होता है। ठीक है, प्यार कीजिए, प्यार में आराम से मिलिए, एक दूसरे के माता पिता से मिलिए, उनसे बातें कीजिए, अगर वो सक्षम है, वो चाहते हैं एक दूसरे से इस प्यार को परवान, अगर आप अच्छे होंगे, आप मान सम्मान वाले होंगे, आप प्यार के लिए त्याग कर सकते हैं, ठीक है, तपस्या कर सकते हैं, समर्पण कर सकते हैं, तो फिर वो प्यार आपको मिल ही जाएगा। अन्यथा बेवकूफ़ों वाली प्यार तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये जहांगीर और सलीम का। ठीक है, सलीम अनारकली पे हम चल गए थे, बहरहाल अनारकली को रहने दीजिए। ठीक है, हम लोग जहांगीर पे आते हैं। जहांगीर, इनका नाम सलीम था, ये जहांगीर इसकी उपाधि थी। शाहजहां का नाम क्या था? शाहजहां का नाम था खुर्रम। ठीक है, और औरंगजेब का नाम था आलमगीर। ठीक है, ये सब इनके नाम थे। ठीक है, और ये इनकी उपाधियां हैं। ठीक है, ये इनकी उपाधियां हैं। ठीक है, ये क्या है? ये नाम है, ये उपाधि है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि 1526 में बाबर ने किसकी, मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, बेसिकली मुगल नहीं, तैमूरी वंश की स्थापना की थी। जहरुद्दीन इनका ओरिजिनल नाम था, फिर नसरुद्दीन हुमायूं का ओरिजिनल नाम था, और इनके जो हुमायूं जो था, इनका क्या था, ये इनके उपाधियां थी। अकबर का जलालुद्दीन, जहांगीर का सलीम, शाहजहां का खुर्रम, और औरंगजेब का आलमगीर। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान होने चाहिए, इतनी बातें तो आपको एकदम ध्यान होने चाहिए। ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आप इस चैप्टर में आपसे कुछ और प्रश्न पूछे जाएंगे। इन तमाम लोगों की आत्मकथाएं, ठीक है, इन तमाम लोगों के अलग अलग आत्मकथाएं थे। ठीक है, इन तमाम लोगों के अलग अलग क्या थी, आत्मकथाएं थी। तो चलिए इनकी आत्मकथा को एक बार देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा बाबर के बारे में देख लेंगे, थोड़ा सा अकबर के बारे में देख लेंगे, और कुछ छोटी मोटी बातें हैं उसको देख करके इस चैप्टर को ये करेंगे। ठीक है, पैकअप करेंगे। अब क्या करेंगे, बहुत सारी चीजें अभी चर्चा करने की बातें नहीं, बहुत सारी चीजें बताने की बातें, मेन मेन पॉइंट्स जहां से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, मेन मेन पॉइंट्स जहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो ये मैंने कर लिया, ये हम लोगों ने, सॉरी, हाँ, ये हम लोगों ने कर लिया, ये उपाधि कर लिया। अब चलिए इनकी जीवनी। बाबर शासक, यहां लिखते हैं शासक। ठीक है, तो बाबर सबसे पहले, बाबर। ठीक है, उसके बाद, बाबर के बाद हुमायूं। थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम्म, ये बाबर, हुमायूं, उसके पुत्र कौन थे, हुमायूं के पुत्र अकबर, अकबर के सुपुत्र कौन थे, अकबर के सुपुत्र की बात करें तो जहांगीर,
इनके सुपुत्र की बात करेंगे, जहांगीर के सुपुत्र शाहजहां, और इनके सुपुत्र की बात करेंगे तो औरंगजेब। ठीक है, इतने लोगों के। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी आत्मकथा। इनकी आत्मकथा क्या थी, बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा क्या था, बाबरनामा। हुमायूं की आत्मकथा, हुमायूंनामा। ठीक है, सब आपको याद हो जाएंगे क्लास में ही। अकबर की आत्मकथा को क्या कहते हैं, अकबरनामा। ठीक है, और जहांगीर की आत्मकथा को जहांगीरनामा। और शाहजहां की आत्मकथा को शाहजहांनामा। और औरंगजेब की आत्मकथा सिर्फ आलमगीरनामा। ये उनके मूल नाम पे। ठीक है, आलमगीरनामा। ये देखिए, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, हुमायूं की आत्मकथा हुमायूंनामा, अकबर की आत्मकथा अकबरनामा, जहांगीर की आत्मकथा जहांगीरनामा, शाहजहां की आत्मकथा शाहजहांनामा, औरंगजेब की आत्मकथा औरंगजेबनामा। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर, इन सब के लेखक का भी तो नाम पूछेगा ना। हाँ, ये तो बता दिए, लेखक का नाम बताइए। हाँ बबुआ, लेखक का नाम भी बताएंगे हम आपको, और बहुत ही बेहतर तरीके से लेखक का नाम बताएंगे भी और आपको समझाएंगे भी। ठीक है, लेखक का नाम। चलिए, अब कौन सा पेन ले लें, अब ले लेते हैं येलो। तो यहाँ पे आप देखिए बहू, लेखक, किनके आत्मकथा के लेखक कौन थे। अब देखिए, बाबर जो अपनी आत्मकथा वो स्वयं लिखे, बाबर अपनी आत्मकथा स्वयं लिखे, खुद से ही अपनी आत्मकथा वो लिख दिए थे। ठीक है, खुद से ही अपनी आत्मकथा लिखे। इनका क्या नाम था, बाबरनामा का आत्मकथा के लेखक खुद बाबर हो जाएंगे, बाबर यानी कि स्वयं लिखे। तो आप कहेंगे कि सर, एक ही साथ बता दीजिए ना, कौन कौन अपना आत्मकथा स्वयं लिखे। तो दो ही व्यक्ति अपनी आत्मकथा स्वयं लिखे थे, एक बाबर और दूसरे जहांगीर, एक बाबर और दूसरे जहांगीर। तो आइए ना, जहांगीर के सामने लिख दीजिए ना, जहांगीर खुद लिखे थे, यानी कि स्वयं लिखे, स्वयं इसके लेखक थे, यानी कि अपनी आत्मकथा के लेखक ये स्वयं थे। अब कहेंगे सर, हुमायूं नामा के, तो हुमायूं नामा इनके बहन के द्वारा, हुमायूं के बहन के द्वारा लिखा गया था, जिनका नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम ये हुमायूं की बहन थी। हुमायूं की बहन यानी कि अकबर की बुआ, अकबर की बुआ। और पता है आपको, अकबर के ही कहने पे, ठीक है, अकबर के ही आग्रह पे गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। अकबर ने कहा, हे बुआ, हमारे पिताजी इतने बड़े स्वाभिमानी थे, इतने बड़े शासक थे, क्यों ना आप उनकी, आप तो उनके साथ रही हैं, जी हैं, हर चीज की हैं, प्लीज आप ना उनकी आत्मकथा को लिखिए ना। ये महिला गुलबदन बेगम मध्यकालीन भारत के सबसे विद्वान महिलाओं में से एक थी। बहुत पढ़ी लिखी थी गुलबदन बेगम, और कई सारे भाषाओं की जानकार थी, लगभग 4-5 भाषाओं की जानकार थी, और बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाओं में से एक थी। और गुलबदन बेगम ने अपने भतीजे के कहने पर इसकी रचना की, हुमायूं नामा की रचना की। और ये किनकी पुत्री थी, बाबर की पुत्री थी, बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन थी, ठीक है, अकबर की बुआ थी। ठीक है,
यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, बाबर की पुत्री। वैसे तो इसी से पता चल जाता है, बाबर की पुत्री थी, हुमायूं की बहन और अकबर की बुआ थी। ठीक है, गुलबदन बेगम ये क्या लिखे, हुमायूं नामा। ठीक है, यानी कि अपने भाई की जीवनी लिखे। अब कहेंगे आप सर अकबरनामा कौन लिखे, तो अकबरनामा अबुल फजल नामक दरबारी इतिहासकार, अबुल फजल, ये भी बड़े विद्वान थे अबुल फजल, और वैसे भी अकबर के दरबार में जो भी थे सब विद्वान थे। अबुल फजल ये दरबारी इतिहासकार थे। ठीक है, इन्होंने ही अकबरनामा की रचना की। ठीक है ना, इन्होंने ही अकबरनामा की, अकबर की, इसमें देखेंगे आदिम से लेकर के अकबर तक की कहानी दी हुई है। ठीक है, अकबरनामा में बहुत सारे शासकों की बातें की गई है। अकबरनामा, शाहजहांनामा। ठीक है, शाहजहांनामा, तो शाहजहांनामा की रचना किसने की, तो ये शाहजहांनामा बेसिकली, शाहजहांनामा जो है इसकी रचना, ठीक है, इसकी रचना एक डीएम साहिबा है। ठीक है, बादशाहनामा भी इनके समय ही लिखा गया था। ठीक है, बादशाहनामा भी, शाहजहांनामा की रचना एक डीएम साहिबा है जिनका नाम है, ठीक है, जिनका नाम वो शायद अभी अररिया की डीएम है। ठीक है, इनायत खां मैडम है, इनायत खां, शायद वो अररिया की डीएम है या किशनगंज की डीएम है, ध्यान नहीं आ रहा है, शायद अररिया की डीएम है। ठीक है, पहले शेखपुरा की थी, अभी अररिया की डीएम है शायद। शाहजहांनामा तो इनायत खां, इनायत खां, तो ध्यान रखिएगा बिहार में ऐसे एक डीएम का नाम है। ठीक है, महिला है, बहुत अच्छी हैं, बहुत ईमानदार हैं, मैं उनको जानता हूँ। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है मुझे, तो इसीलिए मैं उन्हीं के नाम पे इसको आपको बता दे रहा हूँ, इनायत खां। आलमगीर नामा, मिर्जा मोहम्मद काजिम। ठीक है, मिर्जा मोहम्मद काजिंद। ठीक है, इनके द्वारा आलमगीर नामा की रचना की गई। ठीक है, तो बाबर देखिए, बाबरनामा, ठीक है, ये स्वयं लिखे। ठीक है, हुमायूं नामा ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया। अकबर, ठीक है, अकबरनामा ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। जहांगीर नामा, ठीक है, ये जहांगीर के द्वारा स्वयं लिखा गया। शाहजहां नामा, ठीक है, शाहजहां के द्वारा। ठीक है, शाहजहां नामा इनायत खां, ठीक है, इनायत खां लिखी, या अकबरनामा अबुल फजल लिखे थे, उनके इतिहासकार थे। ये शाहजहां नामा इनायत खां के द्वारा लिखा गया, और औरंगजेब नामा यानी कि आलमगीर नामा मिर्जा मोहम्मद काचिंद के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना होगी। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना होगी, आपके यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना होगी। कुछ बातें हम लोग बाबर के बारे में देखते हैं। ठीक है, कुछ बातें क्या करेंगे हम लोग, बाबर के बारे में देखेंगे, जहां से प्रश्न बनने की संभावना होगी। देखिए अगले चैप्टर में जाएंगे तो फिर वहां पे भी अकबर के बारे में जाना है, तो अकबर के बारे में यहाँ कम देखेंगे, आगे ज्यादा देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बाबर के बारे में, बाबर, इनका पूरा नाम ही लिख देते हैं, जहरुद्दीन बाबर। ठीक है, जहरुद्दीन बाबर, ये देखिए 1526 में, ठीक है, 1526 में एक युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम पानीपत का युद्ध होता है। ठीक है, पानीपत के युद्ध में जहरुद्दीन बाबर ने, ठीक है, ये 1526 में कौन सा युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, क्योंकि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, तो हम पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करते हैं। ये किसके किसके बीच हुआ था, ये किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, इन दोनों के बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, इब्राहिम लोदी कौन थे, दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक, लोदी वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, लोदी वंश के अंतिम शासक, इसको लिख लीजिए कहीं कभी पूछे। लोदी वंश के अंतिम शासक। पता है इससे पहले, मुगल से पहले यहाँ पे कौन सा था, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के ये जो थे
अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे। इसी इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने क्या किया, भारत में एक नए वंश की स्थापना किया। ठीक है, एक नए वंश की स्थापना किया। इसमें लिख लीजिए, इसकी हार होती है, इसमें बाबर विजयी होते हैं। विजयी होते हैं और इसी के बाद ये क्या करते हैं, विजयी होते हैं और तैमूरी वंश की, या इसे मुगल कहिए, इसको अंग्रेजों ने मुगल कहा तो मुगल भी लिख लीजिए। मुगल वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, ये तैमूरी या मुगल वंश की स्थापना करते हैं। आगे बात आई है दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं कि अकबर के, इसके बाबर के आने से पहले, यानी कि मुगल वंश के आने से पहले जो सल्तनत चल रही थी उसे हम लोग दिल्ली सल्तनत कहते हैं। तो दिल्ली सल्तनत कैसा था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत कैसा था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ नहीं, सिर्फ उसके वंश के बारे में देख लीजिए, एक दो शासक के बारे में आपको बता देंगे, उससे ज्यादा वहां से कुछ प्रश्न पूछे भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग दिल्ली सल्तनत की चर्चा लेते हैं। ठीक है, जल्दी से कर लेंगे। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, बस इसमें और ज्यादा कुछ नहीं, ये गुलाम वंश के शासक थे। तो पहला वंश जो था यहाँ पे कौन सा था, गुलाम वंश, जिसके कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी स्थापना किए थे। नेक्स्ट देखिए, गुलाम वंश क्या था, खिलजी वंश, ये नाम आप सुने होंगे, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसी वंश के थे, दिल्ली सल्तनत के शासक थे खिलजी। ठीक है, तुगलक, इसके बाद एक वंश था सैयद, और इसके बाद जो अंतिम वंश था वो लोदी वंश था। और इसी लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हरा करके यहाँ पे दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। ठीक है, जिसमें से कुछ नाम आपको पता होने चाहिए, कुछ नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखिए, खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी ये काफी सनकी शासक था। ठीक है, काफी सनकी था, यही अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक है, जो आप लोग देखेंगे पद्मावत, ठीक है, पद्मावत मूवी देखे ना आप लोगों ने, पद्मावत में क्या होता है कि ये उनकी पद्मावत के पीछे ये पड़ जाते हैं हाथ धो करके। तो इनका नाम याद रखिएगा खिलजी वंश में। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको एमबीटी हम लोग बोले थे, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, इसी के दरबार में कौन आया था, इबन बतूता, इसी के दरबार में आया था ना, ध्यान रखिएगा, इसीलिए थोड़ा सा बता दे रहे। इसमें देखिए, इसमें कुछ एक दो शासक थे गुलाम वंश में, जो काफी चर्चित शासकों में से एक थे। ठीक है, गुलाम वंश की बात करें तो इसमें कुछ एक शासक थे, जैसे कि आपको हो गया, इनके बाद आए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो आए थे, इनका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ये
कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और इल्तुतमिश इसको पूरा करवाए थे। फिर इनके बाद इनकी पुत्री रजिया सुल्तान, इनके बेटे बनते हैं थोड़े दिन के लिए, लेकिन फिर आ जाती है इनकी पुत्री रजिया सुल्तान। और इनके बारे में कहा जाता है ये भारत की पहली महिला शासिका थी। भारत की पहली महिला शासिका। इनको षड्यंत्र के तहत इन्हें हटा दिया जाता है, ये घोड़े पे सवार करने लगती है, तो वहां के उलेमाओं ने यानी कि मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों ने कहता है कि लड़की होकर के घोड़े पे चढ़ेगी, ऐसे कपड़े पहनेगी, टाइट कपड़े पहनेगी, ये सब को लेकर के इनको षड्यंत्र के तहत इन्हें मार दिया जाता है। ठीक है, तो भारत की पहली महिला शासिका थी। इसके बाद इसी में एक और शासक होते जो काफी महत्वपूर्ण शासकों में से एक है, जिनका नाम होता है बलबन। जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही यानी कि खुदा की परछाई, ये खुद को बोले थे बलबन। और बलबन रक्त और लौह नीति के प्रतिपादक इन्हें कहा जाता है। विश्व इतिहास में बिस्मार्क को बोलते हैं रक्त एवं लौह नीति की प्रतिपादक, और यहाँ पे इसको बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास में रक्त एवं लौह नीति के प्रतिपादक। और दूसरी इनकी बात थी नवरोज त्योहार। नवरोज त्योहार ये इन्हीं के द्वारा मनाया जाता था। किनके द्वारा? नवरोज त्योहार यही शुरू किए थे मनाना। रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी। इल्तुतमिश के समय क्या हुआ था? इल्तुतमिश के समय कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाए। ये कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाए। ये निर्माण शुरू करवाए। ये निर्माण शुरू कराया, उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं, उसके बाद ये पूरा करवाते हैं। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। इतनी बातें। और इसके अंतिम शासक लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इसी इब्राहिम लोदी को हटा करके, यानी कि इसी इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा करके बाबर क्या करेंगे? बाबर क्या करेंगे यहाँ पे? तैमूरी या मुगल वंश की स्थापना यहाँ पे ये कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है। 1526 में बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ महत्वपूर्ण युद्ध। ठीक है, पानी पथ का युद्ध, यानी कि ये पानीपत का प्रथम युद्ध होगा 1526। दूसरा देखेंगे आप, दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध। ठीक है, 27। तीसरा आप देखिए, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध, ये चार युद्ध। ठीक है, ये चार युद्ध इनके द्वारा हुआ था। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध और घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो इसके बाद पानीपत, खानवा और घाघरा
1529, सॉरी, नहीं नहीं, ये चंदेरी हुआ, सॉरी, यहाँ पे चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 1528, और लास्ट में घाघरा का युद्ध। ये 4 युद्ध लड़े गए थे। पंद्रह ठीक है, ये 4 युद्ध आपके जहन में होने चाहिए। ठीक है, ये 4 युद्ध आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसको लोग अपने अपने तरीके से याद करते हैं। इसको लोग क्या करते हैं, अपने अपने तरीके से याद करते हैं। जैसे कि याद करने का तरीका होता है, देखिए आप लोग क्या कहते हैं, खाना पीना, देखिए उसे बहुत कुछ उल्टा पुल्टा याद करते हैं। देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्या खाना पीना हुआ, खाना पीना बोलते हैं ना, तो खाना पीना को उल्टा कर दीजिए, पानी खाना, पहले पानी फिर खाना, उल्टा सिर्फ करना है। तो पानीपत का फिर खाना। ठीक है, अब बड़ी चोली घाघरा पहन के बहुत इधर उधर घूमती हो, तो चोली घाघरा बोलते, घाघरा चोली नहीं बोलते, चोली घाघरा बोलते, तो उसको उल्टा कर दीजिए। ठीक है, चोली घाघरा बोलते हैं तो पहले घाघरा चोली बोलते हैं, घाघरा चोली हम लोग बोलते हैं, चोली घाघरा नहीं, घाघरा चोली बोलते हैं। तो घाघरा उल्टा कर दीजिए, पहले चोली कर दीजिए फिर घाघरा कर लीजिए। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ये 4 ही युद्ध लड़े थे। ठीक है, और इनकी मृत्यु अगले ही वर्ष, मृत्यु 1530 में हो जाती है। बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाती है। तो बाबर से संबंधित कम से कम इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाबर से संबंधित इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाबर से संबंधित कम से कम इतनी बातें आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हुमायूं आता है। हुमायूं 1530 में शासक बनता है, और 1539 में ठीक है, 1539 में एक युद्ध होता है। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, कौन सा युद्ध होता है, बिलग्राम का युद्ध होता है। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध होता है, और इस युद्ध में क्या होता है, 1539 में एक युद्ध होता है, बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, ये किनके बीच होता है, बाबर बिलग्राम का युद्ध, ये होता है हुमायूं। ठीक है, अगले वर्ष होता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध। ठीक है, सॉरी, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध होता है 1539 में। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध जो 1539 में होता है। ठीक है, 1539 में एक युद्ध होता है, बहुत ही निर्णायक युद्ध होता है। एक मिनट, हाँ चलिए, चौसा का युद्ध। ठीक है, हुमायूं और शेर शाह के बीच, इसमें क्या होता है, शेर शाह हुमायूं को मात देते हैं। ठीक है, शेर शाह क्या करते हैं, हुमायूं को हरा देते हैं। ठीक है, हुमायूं को क्या करते हैं, शेर शाह चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा देते हैं। कौन, शेर शाह की जीत। और यहाँ पे क्या होता है, इसको पदस्थापित कर देते हैं। कौन, पदस्थापित कर देते हैं, शेर शाह। ठीक है, और शेर शाह का इसी जीत के साथ इसे शेर खां कहा जाता है, शेर खां। ठीक है, शेर खां के नाम से भी जाना जाता है। ये अफगान सुल्तान होता है। ठीक है, शेर शाह सूरी वंश की स्थापना करता है, सूरी वंश की स्थापना करता है। और सासाराम के जमींदार के ये पुत्र होते हैं। ये बहुत ही बड़े योद्धाओं में से एक था। ये अगर जिंदा होता, इनकी मृत्यु
खुद के गोले आने से, ठीक है, खुद के गोले आने से, ये जब एक युद्ध कर रहे थे, ठीक है, ये जब एक युद्ध में थे, उस समय क्या होता है, युद्ध में जो खुद का गोला होता है वो बारूद पे खड़ा होकर के गोले दाग रहे थे, एक गोला उड़ करके आता है, उसी बारूद के ढेर पे गिर जाता है और इनके चित्रे उड़ जाते हैं। यानी कि अपने ही गलती से अगर इनकी मृत्यु ना होती तो मुगल वंश यहीं पे समाप्त हो जाता। मुगल वंश 1529 में समाप्त। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनकी मृत्यु के बाद इनके बेटों ने, इनके सुपुत्रों ने पुनः क्या किया, इसके बाद इस पे राज करता है, कुछ दिनों तक राज करता है। इसके अगले वर्ष एक और युद्ध होता है, 1540 में, ध्यान रखिएगा 1540 में ये चौसा का युद्ध होता है, सॉरी बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध भी इसे कहा जाता है। ये दो युद्ध इन लोगों के बीच होता है, ठीक है। और 1500, इस बीच में देखिए, इस बीच में किसका शासन होता है, शेरशाह सूरी। ये इनकी मृत्यु हो जाती है 45 में, उनके बाद इनके बेटे लोग करते हैं। और 1556 में पुनः हुमायूं का कब्जा हो जाता। यानी कि शेरशाह सूरी के जो बेटे लोग थे वो उस तरीके से शासन नहीं कर पाए और उसे हरा करके पुनः हुमायूं इस पे कब्जा कर लेता है। इसकी लंबी कहानी है, उतना बता नहीं पाएंगे। ये जो टाइम पीरियड होता है ये सूरी वंश का होता है बीच में, ठीक है। ये इस बीच में यहाँ से यहाँ तक सूरी वंश अपना शासन करता है। यहाँ हुमायूं आता और यहाँ से आप जान रहे हैं किसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां। इस तरीके से 1857 तक इनकी लोग चलते रहे। बीच में अंग्रेज आए, जैसे जैसे मुगल कमजोर पड़ेगा अंग्रेज यहाँ पे क्या होता, जिंदा होता चला जाएगा। इतनी बातें कम से कम आपको शेरशाह सूरी के बारे में। शेर खां की उपाधि थी इनके पास, ठीक है। शेरशाह ये सूरी वंश की स्थापना किए थे। और शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, बिहार के सासाराम में, ठीक है। बिहार के सासाराम में, जो रोहतास जिले में, ठीक है, रोहतास जिले में जो सासाराम है वहीं पे क्या है, इनका मकबरा है। और इनके पिताजी सासाराम के बहुत बड़े जमींदार थे, ठीक है। सासाराम के बहुत बड़े जमींदार शेरशाह सूरी के पिताजी थे, ठीक है। बाकी इनके बारे में बहुत सारी बातें करने को है, लेकिन बहुत सारी बातें तो अभी बाबू कर नहीं सकते। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मोटा मोटी इतनी सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है। बाबर के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में कुछ चर्चा कर लिया, दिल्ली सल्तनत के बारे में चर्चा कर लिया, इसकी आत्मकथा के बारे में चर्चा कर लिया, मुगल वंश में जो आपके महत्वपूर्ण जो नाम थे उनके बारे में चर्चा कर लिया, ठीक है। एक दो बात और किसानों की बातें कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, किसान दो तरह के होते थे। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते, इसीलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। खुद कास्ट किसान, और पाही कास्ट किसान। खुद कास्ट किसान और पाही कास्ट किसान। ये खुद कास्ट किसान क्या होते थे, तो आप कहेंगे कि सर जो खुद के जमीन एवं अपने गांव में खेती करते थे। इन्हें खुद कास्ट किसान कहा गया। और पाही कास्ट किसान किसे कहा गया, जो दूसरे गांव में ठीक है, भारे पे कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है, भारे या कॉन्ट्रैक्ट पे खेती करते थे।
पाही कास्त किसान कहा गया। ठीक है, तो इससे भी स्पष्ट होता है खुद कास्त किसान। ये सब 2 नंबर में कहीं प्रश्न पूछ दे तो आप इसका जवाब दीजिएगा, खुद कास्त किसान और पाही कास्त किसान। इनके अपने बहुत बड़ी कहानियां हैं, इनकी बहुत बड़ी मजबूरियां हुआ करती थी। खुद कास्त किसान से पाही कास्त किसान बनने तक की बड़ी कहानियां थी, उन कहानियों की चर्चा कैसे ही करें, ठीक है, संभव ही नहीं है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बातें आपके जहन में होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये मुगल का जहरुद्दीन बाबर, ये सब इनके टाइम पीरियड अगर आपको जानना हो तो यहाँ से देखिएगा 1530 से 1529 से 40 तक रहा था। ठीक है, ये 40 तक बिलग्राम का युद्ध हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए 1556 में ये फिर से आ गया। ठीक है, 1555 में ये आ जाता है फिर से, फिर 55-56 में रहा, फिर उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वहाँ पे 55 लिख कर दीजिएगा, 55-56 ध्यान रखिएगा। फिर अकबर आता है 56 से लेकर के 1605 तक। अकबर कब से कब तक? 55 से लेकर के 1605 तक। जहांगीर देखिए 1605 से 1627, जहां शाहजहां 1628 से 1658, औरंगजेब देखेंगे 1658 1707, और 1707 के बाद छोटे छोटे शासक आते हैं, और लास्ट जो अंतिम शासक होता है वो बहादुर शाह जफर होता है, जो 1857 की क्रांति के बाद उनको निर्वासित कर दे। 16वीं शताब्दी हिंदुस्तान की बात है, 85% लोग गांव में रहते थे। ठीक है, छोटे किसान होते थे, किसानों से ये लोग राजस्व निर्धारित करते थे, वसूली करने वाला जो जमींदार होता था, फिर उसके हिसाब रखने वाला लोग होता था। स्रोतों की तलाश आप जानते हैं क्या? कोई ग्रंथ होगा या कोई अभिलेख होगा, कोई शिलालेख होगा, इन्हीं तमाम चीज़ों से इसकी जानकारी मिलेगी। ठीक है, या कोई साहित्य होगा। आईने अकबरी की बातें, आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा अगली कक्षा में आईने अकबरी शायद चैप्टर नंबर 9 में भी है, तो वहाँ पे बड़े पैमाने पे हम इसकी चर्चा कर देंगे। अबुल फजल ने लिखा, ये आपको पता है, अकबर नामा भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, वो उसकी जीवनी ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए आईने अकबरी के मुख्य स्रोत की बात करेंगे, तो इसमें तमाम तरह के लोगों ने इसमें अपनी इसकी जानकारी की बात करेंगे। तो इसमें अकबर के शासन में जो भी किया गया था, अकबर के द्वारा जो भी काम किया गया था, जितने भी तरीके के शासन किए गए थे, वो तमाम चीज़ें आईने अकबरी में लिखी हुई हैं। ठीक है, ये स्रोत किसान जमींदारों के बीच तने झगड़े को दर्ज करता है। ठीक है, ये सब बातें लिखी गई है, किसान और उनकी जमीन की बातें हैं, तह के किसानों की चर्चा, खुद कास्त किसान और पाही कास्त किसान। खुद कास्त किसान मैंने बता दी, ऐसे किसान थे जिन गांव में ही रहकर खेती करते थे, उनकी जमीनें थी, और पाही कास्त किसान खेतीहर जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करते थे, उन्हें अपनी मर्जी से पाही कास्त किसान बन जाते थे। ठीक है, सिंचाई की तकनीक वही होती थी, सिंचाई की 2-3 तकनीकें होती थी, जैसे कि वो बैलगाड़ी वाला, बैलगाड़ी ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा और फिर किसान ऐसे ऐसे पानी निकालेगा और वो खेतों तक जाएगा, तो वही होता था। ये कमोबेश बारिश पे भी होती थी बातें, बारिश होती थी तो अच्छी फसल होती थी किसकी? चावल की। उसके बाद तकनीकों का इस्तेमाल की बात करें तो पशु बल का इस्तेमाल करके, लकड़ी के हल का इस्तेमाल करके, एक छोर से दूसरे छोर में नुकीली धागा लगा कर, ये वाला जो था वो घूमता है, बैलों को जोरों के सहारे इस्तेमाल कर क्या होता था, सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। हाथों से छिड़क दिए जाते थे, और पानी कभी कभी क्या होता था, वो काट करके बनाए जाते थे, लकड़ी के मुठ वाले पतले होते थे। अब फसलों की भरमार की बात करें, फसल की भरमार कब होगी? जब मौसम अच्छी होगी। आईने अकबरी में यही सारी बातें। ग्रामीण समुदाय, समुदाय 3 घटक होते थे, खेतीहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया। ठीक है, गांव का मुखिया होता था, वही मुकदम होते थे जो देखते थे। जाति जाति और ग्रामीण माहौल। देखिए जाति और ग्रामीण माहौल का भेदभाव आप जानते हैं, शुरू से चला आ रहा है, धीरे धीरे वो अभी वर्तमान में है, तो बीच में भी इसी तरह की व्यवस्थाएं होगी, छोटी बहुत आगे पीछे होगी। ठीक है, पंचायतें और मुखिया की बात करेंगे। मुखिया आमतौर पे कौन लोग होते थे? जो गांव में पूरे पंचायत को देखा करते, जिसे मुकदम भी कहा जाता था। जातियां, वहाँ अक्सर पंचायत की विधि व्यवस्था की जाती थी। जो अल्पसंख्यक, जिसमें गांव के अलग अलग समुदाय, जो महत्वपूर्ण लोग, जो ताकतवर लोग होते थे, वही पंचायत में क्या किसी को मुखिया बना करके उस पर अपनी शासन थोपते थे, उनको बोलते थे कि तुम ऐसे चलाओ। पंचायत का खर्चा गाँव के सभी लोग मिलकर के उठाते थे, कुछ बनाना है सब लोग चंदा करके पैसा देते थे, कुछ बना देते थे, फंड नहीं मिलता था, किसी तरह का योगदान नहीं होता था। शादियों की बात है, शादी मंडप में मौजूदा होती थी पूर्वी भारत में। कुछ ऐसा होगा तो हम रुक करके आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति की बात करेंगे तो देखिए महिलाओं के साथ क्या होता था। महिलाओं को सिर्फ बच्चे पैदा करने तक सीमित रखा जाता था। कुम्हार की चाक छूने की इजाज़त नहीं होती थी। पश्चिम बंगाल में क्या होता था, पान की खेती जो होती थी, पान के बागानों में जाने की इजाज़त नहीं होती थी, क्योंकि महिलाएं जब पीरियड्स में होती थी, जब महिलाएं मासिक धर्म से गुजर रही होती थी, उस समय महिलाओं को अपवित्र माना जाता था। कितने बड़े बेवकूफ़ लोग थे बताइए। महिलाएं की मासिक चक्र जो होता है, जो पीरियड्स होता है, उसको कभी अपवित्र कहा ही नहीं जा सकता है। किसी भी सिचुएशन में उसे अपवित्र नहीं कहा जा सकता है। अगर हमारी मम्मी को पीरियड नहीं हुआ होता तो क्या हम आज आपको पढ़ा रहे होते? तो कैसे पवित्र हुआ? जिस खून से हमें सींचा जाता है, जिस खून से बच्चों को सींचा जाता है, आपकी मम्मी अगर पीरियड्स में नहीं होती तो आप क्या इस दुनिया में होते?
क्या उन्हीं के खून को सींच करके उन्होंने आपको बनाया है? और उससे कहा जाता है कि अपवित्र, कैसे अपवित्र हो सकता है? महिलाओं को हल, कुम्हार, चाक छूने की इजाजत नहीं थी। हाँ, ये कैसे हो सकता है? ये दोहरी बातें हैं। कहता है मंदिर में नहीं जाना चाहिए, जब महिलाएं पीरियड्स में होती है तो उन्हें पूजा नहीं करने दिया जाता है, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, कुछ शुभ कार्य नहीं करने दिया जाता है, जबकि सही मायनों में पीरियड्स महिलाओं की पवित्रता की निशानी है। अब बताइए ना, जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते उन्हें किन किन शब्दों से नवाजा जाता है, कैसी कैसी बातें उनके लिए कहा जाता है, और जिनको होता है उन्हें अपवित्र कह दिया जाता है, ये नहीं काम करना। अरे सरस्वती अगर मान लेते हैं कि ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए अपवित्र है, तो सरस्वती माता जो है, जैसे आप कहते हैं भगवान, मैं तो नहीं मानता हूँ कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन मान लीजिए जैसे कि भगवान है, सरस्वती माता है, दुर्गा माता है, पार्वती माता, क्या उनके पीरियड्स नहीं होते होंगे? फिर वो मंदिर में क्यों हैं? उन्हें भी तो महीने में 10 दिन मंदिर से बाहर निकाल दीजिए ना, निकाल दीजिए, फिर मानेंगे कि सही मायनों में पीरियड्स पवित्र है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पीरियड्स पवित्रता की निशानी है, ठीक है। अगर किसी महिलाओं मासिक धर्म से नहीं गुजरेंगी, अगर महिलाओं के मासिक धर्म बंद हो जाए तो क्या होगा? ये संसार समाप्त हो जाएगा। तो ये पूरे जो जगत है, ये जो पूरा संसार है, उसकी जननी क्या कौन होती है? महिलाएं होती है, उसकी जननी महिलाएं होती है। इसीलिए महिलाओं का सम्मान हमेशा करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान हमेशा करना चाहिए। जो पुरुष कहते हैं कि हमें पुरुष होने पे घमंड है, अरे बेशर्मो, शर्म करो, तुम भी एक माँ के कोख से पैदा हुए हो, तो फिर क्यों कहते हो कि मैं मर्द हूँ? ये घमंड किस बात का घमंड भाई? ये घमंड होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह की बातें, महिलाओं के साथ इस तरह के भेदभाव होते थे, उन्हें हर चीज से दूर रखा जाता था, ठीक है। कपड़ा काटने, बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी साफ करने, इन तमाम चीज़ों में, छोटे छोटे कामों में उनको लगाए जाते थे। जितनी वाणिज्यिक होता था उसके उत्पादन में महिलाओं की श्रम उतनी ही मांग होती थी। इस तरीके से महिलाएं धीरे धीरे आगे आती गई और महिलाओं की स्थिति थोड़ी बहुत ठीक होती चली गई। जंगल में कबीले और बसे हुए लोग, कबीले क्या होते हैं? जंगल में आज यहाँ खेती करेंगे, कल वहाँ करेंगे, परसों वहाँ करेंगे, अलग अलग घुमक्कर की तरह अपना जीवन बिताते हैं, ठीक है। जो गाँव में लोग बसे हुए होते, एक जगह बसे रहते, एक ही जगह खेती करते, एक ही जगह रहते, यही कबीला और उसमें अंतर था, ठीक है। चलिए, इतनी बातें क्लियर है। बाकी जो एमसीक्यू में प्रश्न आएंगे उससे हम लोग क्या करेंगे, आगे की चीज़ों को देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अगली कक्षा में हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत होती है, कभी कभी समय रहता है तो मैं पूरा कर देता हूँ समय के अभाव में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज़ आप अपना बहुत ध्यान रखिए और बहुत जम करके पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।